तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, चार्ज के बारे में डिटेल से बात करी थी कि चार्ज क्या होता है और चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, इसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने और टॉपिक पे बात डिस्कस किया था, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करी थी, वेक्टर्स फॉर्म के बारे में बात करी थी कूलम्ब के नियम के सदिश रूप के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में जाना था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे भाई अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये वाला जो आपका लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा मिस ना करे और अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश लेक्चर। अब हमारा नया टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है बेटा, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी या बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर वैद्युत द्विध्रुव बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने मान लिया हमारे पास ये एक निकाय है या सिस्टम है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, जिसके बी सिरे पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। कितने? 2l पर। अब ये द्विध्रुव है, इसका मिड पॉइंट, इसका नाम हम दे देते हैं O। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये आपकी हो जाएगी L, क्योंकि आधी दूरी होगी, ये क्या हो जाएगी? L। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी L। तो इस हिसाब से वैद्युत द्विध्रुव की जो टोटल दूरी होती है वो कितनी होती है? 2l होती है। तो रटना नहीं है आपको, इसमें लिखना है ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, देखो भाई यहां पर भी क्यू आवेश है, यहां पर भी, बस फर्क क्या है? यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बेटा, तो वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण भी है। उदाहरण इसके हो जाएंगे आपके, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, या KI हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगर मैं मान लो HCl को तोड़ूंगा तो सेम यही सिचुएशन होने वाली है। अगर इसको तोड़ के लिखोगे तो आप एक पॉजिटिव और दूसरा किसमें बनेगा? Cl माइनस। इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? H प्लस और प्लस Br माइनस। इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? K प्लस और क्या आ जाएगा? I माइनस। यानी कि एक पॉजिटिव आयन दूसरा नेगेटिव आयन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? कोई भी आपका कंपाउंड बनता है। इसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव होता है तब ये क्रिएट होता है जब एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश बहुत कम दूरी यानी कि 2l, ठीक है, जिसका मिड पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस l हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस l हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में क्या समझे आप लोग? कि एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण देखिए बेटा क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, जैसे दो आवेश होते हैं भाई, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों में से कोई एक आवेश, तो हमने मान लिया दोनों में से कोई आवेश क्या ले लिया? क्यू ले लिया। ठीक है, और उनके बीच की दूरी क्या होती है? 2l। उनके वैद्युत द्विध्रुव के दोनों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं?
P से करते हैं, और ये कैसी राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक क्या होगा, Q का मतलब क्या होता है बेटा, Q का मतलब होगा कूलाम, Q का मतलब क्या होगा, कूलाम। और यहां पर ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक है बेटा। और अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर आप विमा निकालेंगे तो कूलाम का मतलब क्या आ जाएगा, देखो अगर हम विमा फाइंड करेंगे तो विमा ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कूलाम का मतलब ए और टी, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। और मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर का मतलब होगा एल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहां से इसकी जो विमा आएगी वो कितनी निकल के आएगी, एल टी ए। इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एल टी ए, ये आ जाएगी इसकी विमा। ठीक है बेटा। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो वो डायरेक्शन हम डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिसके एक सिरे पर मैंने माइनस क्यू आवेश दिखा दिया है, एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और ये होगा इसका मध्य बिंदु O। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो ये होगी इसकी डायरेक्शन, जो कि मैं इस तरह से यहां पर शो करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये होगी वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यानी कि एक समान हम वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव को हम ले जाकर रख दें तो उस पर कितना बल युग्म लगेगा, यानी कि क्या उनके उसके दोनों सिरों पर कौन कौन से बल अप्लाई होंगे और जिससे मिलकर क्या बनेगा, बलों का युग्म बनेगा, उसकी स्टडी करेंगे हम, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा। तो हम मान लेते हैं ये हमने क्रिएट कर दिया यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमने बना दिया वैद्युत क्षेत्र। तो इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक द्विध्रुव को रख दे रहे हैं, यहां से हमने मान लिया थीटा एंगल बनाते हुए हमने इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रख दिया है। ठीक है, तो हमने मान लिया थीटा एंगल बनाते हुए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को यहां पर रख दिया है। ठीक है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। और इस वाले सिरे पर जो चार्ज होगा वो होगा माइनस क्यू, इस सिरे पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, प्लस क्यू। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2L। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए यहां पर भाई तीनों भुजाएं चाहिए, लंबवत दूरी के लिए क्या चाहिए, तीनों भुजाएं। तो हम क्या करते हैं, इस सिरे से एक लंब डालते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आधार और ये बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है बेटा। तो यहां से ये आपका क्या बन रहा है, कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं तो साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का पढ़ा होगा सबने, साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो इसमें क्या पढ़ा था आपने, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो लंब हमारा क्या है, बताओ, लंब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कर्ण बताओ कितना है, वो है आपका 2L। तो हमें क्या निकालना है, L निकालना है, यानी कि लंब। तो हमें क्या, हमें L हमें कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा L इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई किसकी बेटा, ये वैल्यू आ गई लंब की निकल के, 2L साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम यहां पर समझते हैं, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को, मान लो ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगेगा, यानी कि इधर भी एक बल लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि हम F, और बल का परिमाण कैसा होगा, वो समान होगा, और इस डायरेक्शन में भी एक बल काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम उसका नाम देते हैं बल युग्म। जब दो सिरों पर एक ही समान बल लगता है तो वो को क्या माना जाएगा, बल युग्म, यानी कि बलों का जोड़ा, जिसकी वजह से ये क्या द्विध्रुव
घूमने लगेगा तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर दो बल लग जाते हैं, एक इस डायरेक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस मार्कर को घुमाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो आप देखो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, उसका अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में खुद ही लग जा रहा है, तब तो ये घूमेगा मार्कर। अगर मान लो ये फोर्स इधर ना लगे खुद से तो ये मार्कर कभी घूमेगा नहीं। तो ऐसे ही द्विध्रुव के साथ होता है, जब जितना फोर्स इधर क्रिएट होता है उतना ही फोर्स इधर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र में आने का प्रयास करता है, या हम ये कह सकते हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये अपनी डायरेक्शन में इसको करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। इसमें थ्योरी में आपको लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लेते हैं, तो इस सिरे का नाम हमने ए दे दिया और इस सिरे का नाम रख दिया हमने बी। ठीक है, तो ए बी लेते हैं जिसके भाई ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, जिसको प्लस क्यू पर एक फोर्स अप्लाई होता है, प्लस क्यू वाले सिरे पर एक फोर्स अप्लाई होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, जो कितना होगा आपने पढ़ा है, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। लेकिन यहां पर टेस्ट चार्ज नहीं, यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज है, तो भाई फोर्स कितना निकल के आएगा, ये आएगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इतना फोर्स निकल के आएगा। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ क्यू ई। ठीक है, अब अगर हमें यहां पर लंबवत दूरी की भी जरूरत, क्योंकि जब भी आघूर्ण निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी के लिए हमने इसलिए यहां पर पहले ही लंब निकाल के रख लिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया था उसकी वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड कर ली है। तो हमें क्या निकालना है, सीधे सीधे हम क्या लगा रहे हैं, यहां पर एक वलयुग्म, जिसे प्रत्यानयन वलयुग्म कहते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे टाउ इज इक्वल टू वल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू बल की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा, एफ, और लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी है हमारे पास 2l साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी q इंटू ई, ये तो आपको पता ही है भाई, पहले ही निकाल चुके हो इससे पहले। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सिंस f इज इक्वल टू क्या आता है, q इंटू ई। ठीक है बेटा, तो यहां से आ जाएगा क्यू ई, और ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। अगर ये वाला q यहां पर हम लेकर जाएं तो ये क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू ई, बाकी सारी चीजें सही है, और ये बन जाएगा आपका 2ql, और ये आ जाएगा साइन थीटा। अब आपको एक चीज पता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P इज इक्वल टू 2ql, ये निकाल चुके हम इससे पहले। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E क्रॉस P, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहां देखो टाउ, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ई पी साइन थीटा, थोड़ा अगर हम तमीज से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। अब ये थोड़ा सा लग रहा है हमें सीरियल वाइज क्रम में। ठीक है, तो हम यहां पर क्या है, जहां पर पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का, जहां पर पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो क्या होगा। ठीक है, यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को ये थीटा एंगल पे ना रख के हम इसको कैसे रखें, परपेंडिकुलर रखें, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या रखें, 90 डिग्री। यदि थीटा इज इक्वल टू हो 90 डिग्री, तब देखो क्या आएगी कंडीशन, तब आपका जो आएगा, तब देखो तब साइन थीटा इज इक्वल टू किसका आएगा, वो आएगा साइन 90 के बराबर। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1, तब उस कंडीशन में या आता हम कह सकते हैं टाउ जो मैक्सिमम आएगी वैल्यू, वो कितनी आएगी निकल के, वो आएगी आपकी पीई और मल्टीप्लाई 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो टाउ मैक्सिमम बताओ कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा पीई। ठीक है, अगर मैं यहां से यदि E की वैल्यू या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या ले लूं, 1 न्यूटन पर कूलाम, तब देखो क्या आएगा निकल के, तब यहां से जो वैल्यू आएगी हमें देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलेगी P इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। ठीक है, तो फाइनली ये हमें वैल्यू देखने को मिल जाएगी P इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। तो हम ये कह सकते हैं, अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस पर लगने वाले वलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जो कि द्विध्रुव को
एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने में कार्य करता है। यानी कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पे रखेंगे, 90 डिग्री पे रखेंगे और उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हम रख देंगे तो उस कंडीशन में भाई 90 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू 1 होने की वजह से वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तब उस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वैद्युत बल आघूर्ण के अधिकतम मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको यही बिल्कुल एग्जैक्टली थ्योरी में लिख देना है। ठीक है बेटा, होप सो आप लोग ये डेरिवेशन समझ गए होंगे। दोबारा मैं समझा दे रहा हूं एक बार फिर से। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र लेते हैं, उसमें क्या रखते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश। इस पर इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स प्लस क्यू की वजह से होगा, ठीक है, वो भी एफ होगा। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा माइनस क्यू पर, जो कि क्या होगा, वो भी एफ होगा। ए सिरे पर माइनस क्यू है, बी सिरे पर प्लस क्यू है। लंबवत दूरी 12 साइन थीटा यहां से हमने निकाल ली है। बाकी फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी, बल एफ हो जाएगा, लंबवत दूरी 12 साइन थीटा, ये क्यू इधर आके हो जाएगा 2ql साइन थीटा ई, और ये बन जाएगी पूरी वैल्यू साइन थीटा की पी साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका पी साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये आने के बाद फाइनली आपका इतना निकल के आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी टाउ मैक्सिमम। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि मोस्टली हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये आने वाले टाइम में आपको भी मिले उस एग्जाम में। ठीक है, आपके 2024 में या इसके बाद वाले जो बच्चे देखेंगे उनके एग्जाम में मिले, तो इसलिए इस डेरिवेशन को बड़े ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। सिंपल बहुत है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, सारी वीडियोस आपको देखनी है, उसके बाद के सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चलो स्टार्ट करता हूं इस डेरिवेशन को। तो जो कि डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, अक्षीय स्थिति में हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। तो ये हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है, ये हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश। इस सिरे का हमने नाम दे दिया है ए, इस सिरे का हमने नाम दे दिया है बी, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया ओ, और इस द्विध्रुव की जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी भाई, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगी 12, ये वाली डिस्टेंस l, ये वाली डिस्टेंस l। ठीक है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली है हमने, वो मान ली है हमने स्मॉल r। ठीक है, और एक बिंदु P है अक्षीय स्थिति में जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की तरफ, ठीक है, जो कि हम यहां दिखा दे रहे हैं, जिसे हम मान लेंगे E1। ठीक है, माइनस क्यू आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2, जो हमने यहां दिखा दी है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों आपको यह समझना है कि यहां पर इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, क्योंकि बच्चे इसकी थ्योरी को रटते हैं, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको डायग्राम समझना है, थ्योरी इससे ही हो जाएगी। आपको एक लाइन की थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक में, यानी कि हमने ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये के परावैद्युतांक के माध्यम में लिया है, यानी कि एयर और वायु में ना होकर ये किसी परावैद्युतांक में रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के और दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर स्थित है, 2l दूरी पर। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, वैद्युत द्विध्रुव लिया है के परावैद्युतांक के माध्यम में जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है। ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी,
E2 होगी। ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, यहां के बाद हम E1 और E2 की वैल्यू को निकाल के रख रहे हैं। तो E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो यहां पर पहले तो हम लिख रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो देखना है आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आया था निकल के 1/4πε0 के। मान लो बिंदु आवेश कहां रखा है, उसमें परावैद्युतांक में रखा है, तो क्या लग जाएगा के और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन निकल के आया था आपका। इस सूत्र का इस्तेमाल हम कहां करेंगे, यहां पर करेंगे। तो देखना समझने वाली बात क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा 1/4πε0 के। देखो यहां पर जो भी चार्ज है, चाहे चार्ज प्लस हो या माइनस हो, आपको कैसा लेना है, प्लस ही लेना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो प्लस क्यू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा क्यू। अब बात होती है डिस्टेंस की, तो यहां पर डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है। तो यहां से देखना, अभी हम प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं बिंदु पी पर, तो हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, प्लस क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है आर, इतनी डिस्टेंस है एल, तो हम टोटल डिस्टेंस में से अगर एल को घटा दें तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। नहीं मिल जाएगी बेटा, तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, ये तो आ गई हमारी E1 की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आ जाएगा निकल के E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन, यहां पर माइनस क्यू तो माइनस नहीं, प्लस का ही चार्ज लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा R प्लस एल, क्योंकि डिस्टेंस देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है R, तो यहां से ये डिस्टेंस R हमें कितनी लेनी है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये डिस्टेंस R हो गई, बची हुई डिस्टेंस L, तो R प्लस एल, तो टोटल डिस्टेंस यहां कितनी हो जाएगी, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये E1 की वैल्यू आ गई, ये E2 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब वो देखो कितनी निकल के आनी है बेटा, तो उसे हम लिखेंगे E से, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 माइनस का E2। E1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या है, -1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी। अब हमें देखो इसको सॉल्व कर लेना है, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका निकल के, देखो ये वाली टर्म्स ये वाली टर्म्स दोनों कॉमन है, यहां से भी Q कॉमन है, यहां से भी Q कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स को क्या ले लेंगे हम, कॉमन। तो ये आ जाएंगे कॉमन 1/4πε0 के, और इनटू में हमने क्या निकाल लिया बाहर, Q। अंदर क्या बचेगा, देखो यहां बचेगा 1 R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच जाएगा इसके अंदर। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 के इनटू में Q आ जाएगा। यहां से देखो हम ले लेंगे यहां पर एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और इनटू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q। ठीक है, तो इसके बाद का आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस के बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका नीचे आर माइनस एल आर प्लस एल। अब दोनों पे होल स्क्वायर है तो हम इस होल स्क्वायर को कहां लगा देंगे, इस वाली ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे, ठीक है बेटा। इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4πε0 के इंटू में Q, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2RL अपॉन में देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका वही फुका हुआ a माइनस बी ए प्लस बी, ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार। इस फॉर्मूले a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो यहां पर लगा दोगे फॉर्मूला, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या लगा हुआ होल स्क्वायर बाहर, तो ये होल स्क्वायर हम यहां पे लगा देंगे, ठीक है बेटा। इसकी कर देंगे ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखते हैं कौन सी टर्म्स यहां पर कट रही है। तो आर स्क्वायर देखो प्लस का है, इधर आर स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा निकल के 1/4πε0 के इंटू में क्यू। शायद ये वाली टर्म्स आपको दिख नहीं रही होगी, मैं ऊपर लिखना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। इसको तो मिटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। तो अब मैं यहां पर जो बची हुई टर्म्स है वो यहां पर सॉल्व कर रहा हूं बेटा। तो ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग है वो देख लीजिए, 2RL क्या हो जाएगा 4RL, क्या हो जाएगा ये 4RL, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी रिमेनिंग टर्म्स है, वो बची हुई टर्म्स है वो हमने यहां पर लिख दी है। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0, यहां पर आपका के भी परावृत्तांक चल रहा है तो वो यहां पर साथ में लगाते चलेंगे, ठीक है, इनटू में Q। अब ये 4RL है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2R 2L और इनटू में 2R, बात वही है, 2 दूनी 4 होते हैं और R और L आ जाएगा, ठीक है, सेम टर्म से। और यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये जो Q है आपका जो बहुत देर से कॉमन में चल रहा है, ये वाला Q हम कहां ले आते हैं, इसके बीच में 2L के, तो ये बन जाएगा 2QL। देखो अब क्या होता है 1/4πε0 के, और ये बन जाएगा आपका 2Q, इसके बीच में आएगा तो Q, और ये क्या हो जाएगा L, और इनटू में क्या आ जाएगा 2 और R, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखना बेटा 2QL आपने क्या पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, P इज इक्वल टू क्या पढ़ा था 2QL, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 के 2QL की जगह क्या आ जाएगा P आ जाएगा, वेक्टर हम नहीं लगाएंगे अभी, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तब लगा सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो P आ जाएगा और इनटू में 2R, और आगे देखो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि यहां पर जो R है ये आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये इतना ज्यादा दूर हो कि हम इनफाइनाइट पे देख रहे हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की, ये बहुत लिमिटेड होती है, यानी कि बहुत कम होती है। तो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा कम हो और अगर उसका स्क्वायर करे तो वो और भी कम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो 1 से छोटे जो भी नंबर हैं, जैसे मान लो अगर मैं यहां से देखूं 0.2 का इस होल स्क्वायर करें आप, तो अभी पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 2,
अब ये बन जाएगा 0.04। 0.3 का देखें होल स्क्वायर तो क्या आएगा 0.09। देखिए पॉइंट के बाद जीरो। अगर हम 0.4 का देखेंगे तो क्या आएगा 0.16। तो यहां पर देखो अब अभी पॉइंट के बाद कितनी थी डिजिट 4 थी, अभी पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है 1 है। तो इसका मतलब अगर 1 से छोटा कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और भी कम आता है। तो ऐसे ही आर देखिए बहुत ज्यादा है, आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है, और ऊपर से उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी और कम हो जाएगी। तो जब वैल्यू इसकी और कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसको हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आर की तुलना में बहुत कम है। तो यहां पे लिखेंगे आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, यानी कि आर की तुलना में एल बहुत बड़ा है, ठीक है। तब एल स्क्वायर का मान आर की तुलना में बहुत छोटा होगा, अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य मानने पर। अब देखो अगली टर्म्स हमारी क्या आनी है, वो मुझे इधर मिटा के थोड़ा सा इधर लिखनी पड़ेंगी ये बाकी की टर्म्स, ठीक है। तो मैं ये चीज यहां पे लिख दे रहा हूं, नहीं तो इससे नीचे आपको दिखेगा नहीं, और मैं दोबारा समझाने के लिए इसलिए मैं ये पूरा इरेज नहीं कर रहा हूं, मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो एल स्क्वायर का मान नगण्य मानने पर, तो नगण्य मानेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाली टर्म से बेटा ये मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा के, ठीक है। यहां आ जाएगा पी, और इनटू में क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमने एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, तो r की पावर कितनी है, पहले से स्क्वायर है, यहां पर क्या है ये 2 है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो r की पावर हो जाएगी 4। यहां पर एक r पहले, इससे अगर मैं ये पावर काटूंगा तो कितनी पावर बचेंगी 3 बचेंगे यहां पर। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 इंटू पी, क्या आ जाएगा 2p/r³, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा आपका, ये था डाइलेक्ट्रिक के लिए यानी कि परावैद्युतांक के लिए। अगर ये आवेश यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव निर्वात तथा वायु में रखा हो तब क्या होगा, निर्वात तथा वायु के लिए के बराबर होता है 1, तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के यहां से हट जाएगा क्योंकि इसका मान हो गया 1, तो ये आ जाएगा 2p/r³, ठीक है। तो ये आपका होगा फाइनल डेरिवेशन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। और ये अगर सिंगल आया डेरिवेशन बिल्कुल यही पूछा गया तो 3 मार्क्स का आएगा, 3 नंबर का आएगा। अगर इसके साथ कोई न्यूमेरिकल अटैच कर देते हैं तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहां पर दोबारा समझा दे रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लेना आप लोग इसको। सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि कहां रखा है, परावैद्युतांक के किसी माध्यम में रखा है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, पहले हम ये समझते हैं इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, थ्योरी पे आप काम करें, ठीक है। तो आपको लिखना है एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी E2 होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पे लिखा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो मिट चुका है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका E1। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आ जाएगा E2। तो अब हम क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, यानी कि फाइनल जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो वो होगी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू, देखो यहां से E1 की वैल्यू ये वाली कॉपी करी, यहां पेस्ट कर दी, E2 की वैल्यू यहां से कॉपी करी, यहां पेस्ट कर दी, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और Q ये दोनों ही क्या है कॉमन है, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1, और अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां से एलसीएम लेके सॉल्व किया है, सॉल्व लेने के बाद यहां होल स्क्वायर खोल दिया है,
नीचे ये एलसीएम आया था, इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा था उन्हें कैंसिल करके ये बचेगा 2RL मिलके 4RL बन गया। ठीक है, तो 4RL को हमने यहां पर क्या लिखा है 2L इंटू 2R, दो दूनी 4 होते हैं, L और R ये ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो Q है, Q कहां चला जाएगा इसके बीच में, तो क्या बन जाएगा 2QL बन जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा 2R, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो यहां से 1/4πε0 के P इंटू 2R, P किसकी वैल्यू होगी, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण होता है ये, इसकी वैल्यू होती है 2QL, तो इसकी जगह हम P लगा देंगे, और ये मैं पहले करा चुका हूं इससे पहले, P इंटू 2R, बाकी सारी चीजें ऐसी रहेंगी। अगर देखो यहां से R बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो सकता है, R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, और कोई छोटी चीज होती है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू और कम आती है। तो इसका L स्क्वायर का मान R की तुलना में हम क्या कर ले रहे हैं, नगण्य मान ले रहे हैं, नेग्लेक्ट। तो क्या होगा भाई, यहां से ये हट जाएगा, हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 पावर, ये 2 मिलके क्या हो जाएंगे 4 पावर, R से R कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ पावर 4 थी, बचेंगे 3, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। निर्वात तथा वायु के लिए K हट जाएगा आपका, फाइनली इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल डेरिवेशन। उम्मीद है मुझे आप लोग ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और मेरी मेहनत को आप लोगों ने सफल बनाया होगा। तो बेटा आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सब इसका रिवीजन करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसके अलावा और भी जो बचे हुए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आगे के वीडियोस में आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिलसिलेवार आपको बिल्कुल तरीके से यहाँ पर सारी वीडियोस मिलती जाएंगी। पूरा 12th क्लास का मैं यूट्यूब पे कोर्स डाल दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी की सारी वीडियोस फिजिक्स से रिलेटेड आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी।